हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी। होप यू आर फाइन एंड डूइंग योर स्टडी वेल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इन टुडेज क्लास we will discuss about features of partnership. In yesterday class we have discussed about basic fundamentals of partnership, like number of partners, how to register, how to deal with business. Now we will discuss about the further process of partnership. Now then we will call the features of partnership. पार्टनरशिप के फीचर्स किसी के भी हो। फीचर्स का मतलब होता है उसकी विशेषताएं, उसके गुण। तो पार्टनरशिप जो बिजनेस है, यानी कि जहां पर दो या दो से ज़्यादा, मोर देन टू पीपल्स, हमने कल डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप में कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए और मैक्सिमम 50 व्यक्ति होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि दिस इज ए पार्टनरशिप। अगर पार्टनर्स दो से कम हो जाएं, यानी कि घटकर एक रह जाए, या मोर देन 50 एक्सीड कर जाए, 51 हो जाए, 52 हो जाए, 53 हो जाए, 54 हो जाए, यानी मोर देन 50, तो ऐसी पार्टनरशिप को इलीगल पार्टनरशिप घोषित कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि जो एक्ट है हमारा 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उस पार्टनरशिप को इलीगल घोषित कर दिया जाता है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी ऐसे बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हैं जो कि रन किया जाएगा सभी के द्वारा या सभी में से किसी एक के द्वारा, तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप। कल हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी थी और हमने इसके बारे में कुछ डिस्कस भी किया था कि अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस ओपन करना है तो आपको रजिस्ट्रार के यहाँ पर एप्लीकेशन देनी होगी। जो फर्म के रजिस्ट्रार होते हैं, हर स्टेट के अंदर एक रजिस्ट्रार होता है फर्म का, उसके यहाँ पर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं आपको, अपनी फ़ोटो के साथ, अपना जो बिजनेस है उसकी बिल्डिंग है, जो ऑफिस है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी फ़ोटो, वहाँ का एरिया, लोकेलिटी, कोई लाइसेंस अगर चाहिए उस पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए तो उस लाइसेंस की कॉपी, सारी चीज़ें आप रजिस्ट्रार के यहाँ पर डिपॉजिट करवाओगे। रजिस्ट्रार पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, आपके बिजनेस ऑफिस में आकर सारी चीज़ें को ऑब्जर्व करके देखेगा कि क्या वास्तव में आपने जो डॉक्यूमेंट्स उसको सप्लाई किए हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, कहीं फेक तो नहीं है, क्या आप कोई फर्जी काम करने के लिए तो ऑफिस नहीं बना रहे हैं, क्या आपने किसी इलीगल बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए तो पार्टनरशिप ओपन नहीं करी है। ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करेगा और जब उसको लगेगा कि हाँ आपका बिजनेस जेन्युइन है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं और आपका बिजनेस लीगल है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। यानी अब आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहलाएगी। यानी अब आपसे कोई भी बिजनेस पर्सन डील करेगा तो आप एज ए लीगल बिजनेस उससे डील कर सकते हैं। आपको सारे टैक्स वगैरह के जो नंबर्स होते हैं, टैक्स की जो सर्टिफिकेट्स होती है, जीएसटी है, इन सभी की सर्टिफिकेट इजीली आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये फीचर्स हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। ये एक ओवरव्यू था। हम देखते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म के फीचर्स क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं उस व्यापार के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास हैं स्टैच्यूटरी फीचर्स और फिर है जर्नल फीचर्स। स्टैच्यूटरी फीचर्स के अंदर कुछ वैधानिक नियम आते हैं, इनका कानून से कहीं ना कहीं रिलेशन है और ये ऐसे फीचर्स हैं जो कि मस्ट हैं, होने ही होने चाहिए। इनके बिना तो पार्टनरशिप अधूरी है। कैसे? सबसे पहले मोर देन वन पर्सन, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन एंड लिमिट अप टू 50 पर्सन्स। मोर देन वन पर्सन इज नेसेसरी टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म। दो व्यक्ति कम से कम आपके पास होने चाहिए, यानी कि आप लोग कम से कम दो व्यक्ति इकट्ठा होकर किसी भी पार्टनरशिप फर्म को ओपन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रहने चाहिए। अगर ये संख्या 2 से कम रह जाती है, 50 से ज़्यादा चली जाती है, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म को इलीगल घोषित करते हुए उसे बंद करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस।
आपने जिस पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसके लिए आप इकट्ठे हुए हो सभी लोग, उस फर्म का जो पर्पज है वो बिजनेस करना होना चाहिए। अगर कुछ 8 से 10 लोग इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं कि चलो हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन करते हैं, लोगों की सेवा करेंगे, तो चैरिटेबल बिजनेस, जो चैरिटेबल वर्क होते हैं वो बिजनेस की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। बिजनेस का मतलब होता है कि आप कोई प्रोसेसिंग या सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू आप पैसा कमाओ। लेकिन चैरिटेबल अगर पर्पज है आपका, तो चैरिटेबल पर्पज में तो पैसे नहीं कमाए जाते, उसमें तो सेवा की जाती है, लोगों की दुआ कमाई जाती है। तो ध्यान रखना, अगर कुछ व्यक्ति इकट्ठे होते हैं किसी ऐसे काम को करने के लिए जिसका पर्पज पैसे अर्न करना नहीं है, उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। क्वेश्चंस आजकल केस स्टडी के फॉर्म में आने लगे हैं, वो आपको एक केस बना के देंगे 3 से 4 लाइन का, कहा जाएगा उसमें कुछ व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, वो कुछ चैरिटेबल या कुछ रिलीजियस पर्पसेस के लिए इकट्ठे होते हैं, तो बताइए कि क्या इनके इकट्ठे होने को पार्टनरशिप कहा जाएगा कि नहीं। और वो हम आंसर तभी कर पाएंगे जब हमने इनके फीचर्स को ठीक से पढ़ा होगा। तो ध्यान रखना कि बिजनेस का मतलब होता है पैसे कमाना, तो अगर कोई काम ऐसा किया जा रहा है जिसका पर्पज पैसे कमाना ही नहीं है, तो बिजनेस नहीं होगा, और बिजनेस नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम 4 से 5 पर्सन इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि हम कोई बिजनेस ओपन करने वाले हैं, तो हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम साइन करेंगे, एक कोर्ट का स्टैम्प पेपर होगा, उस स्टैम्प के पेपर के ऊपर हम सारी कंडीशंस लिखेंगे, अपने नाम, पते, जो भी हम बिजनेस करने वाले हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, और नीचे साइन कर देंगे कि भाई हम लोग इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखी हुई सभी बातों के ऊपर एग्री करते हैं, और हम अपनी सहमति जारी करते हैं कि हाँ, हम इस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए तैयार हैं। तो ध्यान रखना कि पार्टनरशिप का निर्माण कभी भी कानून के द्वारा नहीं होता है, लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू नहीं होता है। पार्टनरशिप का एस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। पर्सन्स आपस में निर्धारित करते हैं कि उन्हें क्या डिसाइड करना है, क्या नहीं करना। इसके ऊपर मैं कुछ और पॉइंट बताना चाहूंगा, इस थर्ड पॉइंट के ऊपर, कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये मान लो कोर्ट का एफिडेविट है। एफिडेविट सभी जानते हैं। एफिडेविट का मतलब होता है एक शपथ पत्र जिसमें हम किसी चीज की घोषणा करते हैं। पार्टनरशिप डीड इसको कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड। इस डीड के अंदर हम सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देते हैं कि हम कैसे कैसे व्यापार करेंगे, और नीचे यहाँ पर सभी लोग अपने साइन कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने इस डीड के अंदर लिखी हुई बातों के ऊपर अपनी हाँ भरी है, बाद में फ्यूचर में कोई भी इन बातों से मुकर नहीं सकता। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप अपनी पार्टनरशिप की डीड को रजिस्टर्ड करवाओ, यानी आप बिना लिखित के, बिना ऐसी डीड बनवाए, जो मुंह जबानी होता है ना, कि हम 5 दोस्त आपस में मिले और हमने एक दूसरे को कहा भी हम अपने एक दूसरे साथी को कई सालों से जानते हैं, तो क्या लिखित की आवश्यकता है, हम वैसे ही मुंह जबानी वचन दे देते हैं कि भाई हम 5 लोग मिलकर काम करेंगे, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को धोखा नहीं देगा, पूरे मन से ईमानदारी से काम करेंगे, चलो स्टार्ट कर देते हैं। यानी पार्टनरशिप बिजनेस में आप चाहे तो मुंह जबानी कोई भी बात करके बिजनेस शुरू कर सकते हो, या फिर आप लिखित में कंडीशंस को लिखवा सकते हैं और सभी पार्टनर्स के साइन भी उस पर करवा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर के झगड़ों से बचने के लिए, क्योंकि देखो इंसान है, इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है, कभी भी उसकी नीयत खराब हो सकती है, कभी भी उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो सकता है, कभी भी वो लालच की श्रेणी में आ सकता है। तो कहा जाता है कि बेशक पार्टनरशिप का निर्माण सिर्फ मुंह जबानी बातों से हो सकता है, बिना लिखित के भी, लेकिन फ्यूचर के झगड़ों से बचने के लिए ये जरूरी है कि पार्टनरशिप में सभी कंडीशंस को लिख लिया जाए, और जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर इन कंडीशन को लिखा जाता है उसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। तो अगर कोई आपसे पूछे क्वेश्चन कि क्या पार्टनरशिप की कंडीशंस का या पार्टनरशिप का
लिखित में होना जरूरी है या नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी है पार्टनरशिप के लिए या नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट मैंडेटरी नहीं है, ये मुंह जबानी भी चल सकते हैं। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और, आपको पता होगा कि हमारे कानून में एक नियम होता है कि कोई भी व्यक्ति लेस देन 18 ईयर्स किसी भी कागज पर साइन नहीं कर सकता। 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, जिसको हम माइनर कहते हैं, माइनर, अवयस्क, नाबालिग। माइनर व्यक्ति कौन होते हैं? जो लेस देन 18 ईयर्स की एज वाले जो पर्सन्स होते हैं उनको माइनर कहा जाता है। और 18 साल से नीचे का कोई भी व्यक्ति किसी भी कागज के ऊपर अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता, साइन नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, एक माइनर पर्सन कभी भी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति साइन ही नहीं कर सकता वो पार्टनर ही बन सकता, क्योंकि पार्टनर्स के साइन होते हैं डीड के ऊपर। वैसे कहा जाता है कि पार्टनरशिप का लिखित में होना जरूरी नहीं है, लेकिन लिखित में ही होता है, क्योंकि सबको पता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद इनके माइंड में चेंज आएगा, ये धोखा देंगे हमें, तो लिख लेते हैं बातों को। तो ध्यान रखना, माइनर व्यक्ति चूंकि साइन नहीं कर सकता, इसलिए एक माइनर पर्सन कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन माइनर बी ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म? तुम कहोगे नो, बिकॉज लैक ऑफ साइनिंग अथॉरिटी, लैक ऑफ साइनिंग अथॉरिटी ए माइनर पर्सन कैन नॉट बी ए पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि इसमें साइन करने की अथॉरिटी होती नहीं है, इसलिए ये माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन हो सकता है कि ये 17 साल का लड़का है, बहुत तगड़ा माइंड है इसका, मतलब कि कस्टमर से बहुत अच्छा डील कर लेता है ये, तो हम क्या कहेंगे कि यार पार्टनर तो नहीं बना सकते इसको, लेकिन अपने बिजनेस में एज ए हेल्पर तो रख सकते हैं, अपना कंसल्टेंट रख सकते हैं। पार्टनरशिप में इसको शामिल नहीं करते हैं, लेकिन अपने बिजनेस में बैठा देते हैं, बैठाने में क्या दिक्कत आ रही है? तो अगर हमें हेल्प की आवश्यकता है, इसकी हेल्प की, तो हम इसे एज ए हेल्पर या एज ए हेल्पिंग मेंबर शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साइन कहीं पर भी नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन इसे अपना साथी बना सकते हैं बिना लिखित एग्रीमेंट करवाए। अगला है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग इन पीएसआर। उस बिजनेस का जो मकसद है वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, और वो प्रॉफिट आप लीगल एक्टिविटी से करोगे, ये भी जरूरी है। यानी आपका जो बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। इलीगल बिजनेस को हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति स्मैक या स्मगलिंग करने के लिए पार्टनरशिप ओपन करता है तो उसे हम पार्टनरशिप की श्रेणी में नहीं डालेंगे, क्योंकि उसका पर्पज क्या हो गया? इलीगल। बिजनेस होना चाहिए और वो बिजनेस लीगल होना चाहिए, और उस बिजनेस का पर्पज प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। और जब प्रॉफिट कमाया जाएगा तो उसे सभी पार्टनर्स अपने अपने हिस्सों में बांटेंगे। पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आप 12th में आओगे तो हम पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं आपकी +2 में काम आएगी। पीएसआर वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस अनुपात में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को बांटेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इसको ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म के प्रिंसिपल भी हैं, मालिक भी हैं और एजेंट भी हैं। जैसे ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ए ने कोई काम कर दिया बी और सी से पूछे बिना, क्योंकि वो काम ऐसा था जो कि बहुत ही जरूरी था। अगर बी और सी बाहर गए हुए थे कहीं बिजनेस ट्रिप के ऊपर, पीछे से ए था फर्म के अंदर, और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जो कि फर्म के लिए लाखों रुपए का बेनिफिट लेके आने वाली थी। ए ने कहा भाई ये आएंगे जब तक तो ये ऑफर हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो ए ने क्या किया, उस ऑफर को स्वीकार कर लिया और सामने वाली पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ भाई हम आपका ऑफर लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है।
बी और सी को जब पता चलती है ये बात, जब वो आते हैं लौट कर अपने ऑफिस में, तो ए कहता है कि देखो मैंने अपने फर्म के लिए एक काम करा है, एक एग्रीमेंट साइन करा है और इस एग्रीमेंट से हमें लाखों रुपए का बेनिफिट होगा। बी और सी इसको कह देते हैं भाई ठीक है, अगर तुमने फर्म के फायदे के लिए काम किया तो हम दोनों तुम्हारे इस काम को एग्री करते हैं, अप्रूव करते हैं कि हम भी तुम्हारे काम से खुश हैं। यानी कि जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई काम कर देता है तो बाकी पार्टनर्स को उस पार्टनर की उस बात को मानना पड़ेगा कि भाई इसने फर्म के बेनिफिट के लिए तो किया है। जब ये पार्टनर इसकी बात को मानेंगे तो हेड कौन हो गया? हेड हो गया ए। यहां पर ए बन जाएगा प्रिंसिपल और बी और सी चूंकि इसकी बात को मानने वाले हैं ये, तो ये बन जाएंगे यहां पर एजेंट। ये बन जाएंगे यहां पर एजेंट। इसी प्रकार सी कोई काम कर देता है, बाद में वो ए और बी से पूछता है, तो सी बन जाएगा प्रिंसिपल और ये दोनों बन जाएंगे एजेंट। यानी कि जब कोई पार्टनर अपने काम से दूसरे पार्टनर्स को बाउंड करता है तो वो होता है प्रिंसिपल, और जब वो पार्टनर बाकी पार्टनर्स के काम को अप्रूव करता है तो वो बन जाता है एजेंट। बात मान ली तो एजेंट, बात मनवा ली तो प्रिंसिपल। ये होता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इसे म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे स्टैच्यूटरी फीचर्स। अब हम बात करते हैं जर्नल फीचर्स की। जर्नल फीचर्स में पहला आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसको हम कई बार कर चुके हैं कि जब कोई बिजनेस लॉस अर्न करता है यानी लॉस में चला जाता है तो वो अपने लायबिलिटी को चुका नहीं पाता, अपने लोन्स को। तो उन लोन को चुकाने के लिए उस बिजनेस के जितने भी मालिक हैं उन सब की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी उस लोन को चुकाया जाएगा। इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि ए बी सी एक फर्म है जिसके अंदर 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। इस बिजनेस में जब भी कोई लॉस होगा या जब भी कोई केस होगा, या मान लेते हैं एबीसी फर्म ने किसी दूसरी कंपनी फर्म के साथ फ्रॉड कर दिया, कोई धोखा कर दिया, तो इस फर्म के ऊपर जब मुकदमा चलेगा ना तो ए बी सी तीनों को नोटिस जारी करा जाएगा कि भाई आ जाओ, कोर्ट में आ जाओ, तुम्हें बुलाया गया है। वो ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे तो फर्म चला रखी थी हमने तो फर्म के ऊपर आप केस करो। नहीं, फर्म और फर्म को चलाने वाले पार्टनर एक ही होते हैं। हमने सोल ट्रेडिंग में भी ये पढ़ा था कि मालिक और बिजनेस दोनों एक हैं, इसलिए मालिक की गर्दन पकड़ी जाएगी जब भी ऐसा कोई केस होगा। तो उसे कहा जाता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट है एटमोस्ट गुड फेथ। एटमोस्ट का मतलब होता है जो एक विश्वास के ऊपर डिपेंड होती है कोई भी चीज। चूंकि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के तहत बनती है, तो यहां पर जो लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं कि हमने भी 4-5 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट करा है, 4 लोगों ने मिलकर, तो चारों व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं देगा। अगर कोई पार्टनर कोई काम कर देता है तो वो बाकी पार्टनर्स को बताएगा, बाकी पार्टनर से डिस्कस करेगा कि भाई मैं देखो ये काम करना चाहता हूं फर्म के लिए, तो आप लोगों की क्या राय है। हर पार्टनर से हर मामले को डिस्कस करा जाएगा, कोई भी बात छुपाई नहीं जाएगी, किसी प्रकार का धोखा नहीं करा जाएगा। इसे कहते हैं एटमोस्ट गुड फेथ। लास्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है अपना हिस्सा बेचना। ए बी सी 3 पार्टनर है, ए फर्म को छोड़कर जाना चाहता है, ये कहता है भी कि मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, मैं छोड़कर जाना चाहता हूं। तो बी और सी कहेंगे भी ठीक है तुम जाओ, लेकिन हमने 1 महीने के नोटिस की बात कह रखी है, 1 मंथ नोटिस। तुम 1 महीने का नोटिस लिख दो आज, 1 महीने बाद चले जाना, अपना जितना भी पैसा बनता है वो लेके निकल जाना। लेकिन 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। यानी कि इस तरह से कोई भी पार्टनर बिना बताए छोड़ के नहीं जा सकता। अगर वो छोड़ के चला जाता है
और फर्म के ऊपर कोई केस हो जाता है, मान लो ए बिना बताए चला गया, पीछे से किसी दूसरी फर्म ने इनके ऊपर केस कर दिया कि आपने 1 से 1.5 साल पहले हमारे साथ एक ट्रांजैक्शन करी थी, उसमें आपकी फॉल्ट है, तो भैया 1-1.5 साल पहले तो ए भी इनके साथ था, तो ए बेशक चला गया लेकिन अब भी ए को पकड़ा जाएगा कि भाई आ जाओ, तुम भी शामिल थे हमारे साथ उस धोखे में। तो यहाँ पर बताया गया कि कोई भी पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन उसे एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा और उस नोटिस के बाद वो किसी भी प्रकार के फ्रॉड के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई पार्टनर आना चाहता है, डी कहता है कि भाई मेरे को शामिल कर लो, तो जब तक पुराने जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे एग्री नहीं कर देंगे कि हाँ आ जाओ, तब तक कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकेगा। यानी छोड़ के जाना चाहते हो तो बता कर जाओ, किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हो तो पहले सभी पार्टनर्स राजी होने चाहिए। एक भी पार्टनर मना कर देता है नए को एंटर करने के लिए तो नया पार्टनर एंटर नहीं कर सकता। सभी पार्टनर्स का राजी होना जरूरी है नए पार्टनर को शामिल करने के लिए। तो ये थे उसके कुछ फीचर्स जिससे कि पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है वो डील होता है। अब हम देखते हैं अपना इसका अगला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और एक। ये चैप्टर काफी बड़ा है इसलिए इसको हम टुकड़ों में लेकर चलेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कितने प्रकार होते हैं, यानी कितने तरीकों से व्यक्ति बिजनेस चला सकते हैं एज ए पार्टनरशिप। तो देखो सबसे पहले तो कुछ बेसिक टर्म्स को याद रखो। पार्टनर्स का मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी कि हम जैसे जो लोग होते हैं जीते जागते, उन सभी को बोलते हैं पार्टनर्स। और ये पार्टनर्स इकट्ठे अगर हम कहें कि भी 4-5 पार्टनर्स हैं, इनको इकट्ठा क्या बोलेंगे, उन्हें कहा जाएगा पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनर अब हम कहें भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको इंडिविजुअली क्या कहा जाता है, सिंगल सिंगल तो कहेंगे पार्टनर। और उन सभी पार्टनर्स को अगर इकट्ठा नाम दें तो उसे आप कहेंगे पार्टनरशिप फर्म या केवल फर्म भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी बेसिक स्ट्रेटजी। अब कहते हैं कि पार्टनरशिप के कितने प्रकार होते हैं। पहला, जर्नल एंड लिमिटेड। पहला प्रकार होता है पार्टनरशिप का सामान्य पार्टनरशिप या सीमित पार्टनरशिप। देखिए जनरल पार्टनरशिप, मैं पहले चार्ट बना देता हूं, उसके बाद आपको अच्छे से समझा दूंगा। बाकी आप जब नोट से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। देखो सबसे पहला जो पार्टनरशिप का प्रकार है, यानी आप पार्टनरशिप बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार की पार्टनरशिप ओपन करना चाहते हैं। आपको रजिस्ट्रार जो होते हैं फर्म के, जहां पर आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवाओगे, वहां पर बताना पड़ेगा कि आप किस प्रकार की पार्टनरशिप ओपन करने वाले हैं। अगर आपने कहा भी हम जनरल पार्टनरशिप ओपन करना चाहते हैं, जनरल का मतलब होता है कि उस पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर होंगे 2, 4, 5, 8, 10, 20, 30,
उन सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चंस एक एक नंबर के पूछे जाते हैं तो जिस फर्म के अंदर सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी उनकी पर्सनल एसेट्स तक को बिकवाया जा सकता है, तो उसे कहेंगे जनरल पार्टनरशिप। फिर कहते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसके अंदर दो प्रकार के पार्टनर पाए जाते हैं। कुछ पार्टनर होते हैं जनरल, कुछ होते हैं लिमिटेड। लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर जो जनरल पार्टनर होंगे उनकी लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड। लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर जो लिमिटेड पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड। यानी सिंपल सी कहानी है, लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर दो प्रकार के पार्टनर पाए जाएंगे। कुछ ऐसे पार्टनर जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, कुछ ऐसे पार्टनर जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। तो कहा जाता है कि जब भी आप लिमिटेड पार्टनरशिप ओपन करोगे तो आपकी पार्टनरशिप में कम से कम एट लीस्ट वन पार्टनर शुड बी ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। आप चाहे कोई सी पार्टनरशिप खोलो, लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी चाहे लिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं। आपने लिमिटेड पार्टनरशिप खोली, उसके अंदर मेंबर है 5, तो इसमें से कम एक ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, बाकी 4 की लिमिटेड हो सकती है। वो पार्टनर आपस में डिसाइड करते हैं कि किसकी अनलिमिटेड होगी, किसकी लिमिटेड। जनरल पार्टनरशिप में सभी की लायबिलिटी अनलिमिटेड। लिमिटेड के अंदर जो जनरल पार्टनर्स होंगे उनकी अनलिमिटेड, जो लिमिटेड पार्टनर्स होंगे उनकी लिमिटेड। लेकिन फिर एक कंडीशन आती है कि ऐसी पार्टनरशिप में कम से कम एक पार्टनर, ज़्यादा हो सकते हैं, एक पार्टनर कम से कम होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। तो ये होगी हमारी जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप। ये पहला टाइप हो गया। दूसरे टाइप की बात करते हैं। पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर आपने रजिस्ट्रार को कहा कि हमारी पार्टनरशिप एट विल है या पर्टिकुलर है, तो इसका मतलब क्या होगा। एट विल का मतलब होता है अनलिमिटेड टाइम, जिसको इनफिनाइटी कहते हैं। यानी एट विल का मतलब होता है इच्छा पर, जब तक पार्टनर्स चाहेंगे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 2 महीने, 4 महीने। एट विल का मतलब होता है अपनी इच्छा के ऊपर। तो ऐसी पार्टनरशिप जिसका टाइम पीरियड अनलिमिटेड होता है, फिक्स नहीं होता है, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप formed for a particular objective। जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी उससे सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव यानी एक टारगेट होगा हमारा। जैसे ही वो टारगेट अचीव होगा, चाहे वो टारगेट हमारा 6 महीने में कंप्लीट हो जाओ, चाहे 1 साल में, चाहे 1.5 साल में, चाहे 2 साल में, चाहे 1 महीने के अंदर, जैसे ही वो टारगेट पूरा होगा जिसको पूरा करने के लिए हमने ये पार्टनरशिप बनाई है, हमारी पार्टनरशिप उसी दिन समाप्त हो जाएगी। और अगर हमने पार्टनरशिप की श्रेणी रखी है एट विल, हमने रजिस्ट्रार को बता रखा है कि हम एट विल वाली पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो वहां पर कोई टाइम फिक्स नहीं होता। जब आप चाहो, चाहे आज आपने ओपन करी है, शाम को ही क्लोज कर दो, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, इसका इच्छा पर डिपेंड होती है। तो उसे कहते हैं द पार्टनरशिप द टाइम ऑफ विच इज अनलिमिटेड और नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। एंड द पार्टनरशिप विच इज फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, देन आफ्टर अचीविंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव द पार्टनरशिप विल बी फिनिश्ड ऑब्लिक एंड। पार्टनरशिप फिनिश हो जाएगी या एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये थी हमारी अगली 2 टाइप्स। तो 4 टाइप हमने पढ़ लिए।
एक टाइप के अंदर 2 प्रकार की पार्टनरशिप आती है। अगला जो टाइप है, लास्ट टाइप है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। इसमें भी 2 आ गए। लीगल पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप विच इज रन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द पार्टनरशिप विच इज रन एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज कॉल्ड लीगल पार्टनरशिप। यानी इस कानून के अंदर जो बातें लिखी हैं इनके अकॉर्डिंग जो भी पार्टनरशिप चलेगी सारे नियमों का पालन करते हुए उसे कहेंगे लीगल। और इलीगल पार्टनरशिप कब बनेगी, इसके लिए आपको कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। जैसे इफ पार्टनर्स reduced to 1 और exceeds 50। अगर या तो पार्टनर घटकर 1 रह जाए या 51 से ज्यादा चले जाएं, उसी दिन ये पार्टनरशिप इलीगल डिक्लेयर कर दी जाएगी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के द्वारा। इफ पार्टनर इज फ्रॉम एनिमी कंट्री, अगर कोई पार्टनर दुश्मन देश का शामिल करके बिजनेस करा जाए, यानी पार्टनर्स ने क्या किया कि जो हमारे एनिमी कंट्री है, दुश्मन देश है, उसके किसी नागरिक को क्या कर लिया, पार्टनर बना लिया, तो जैसे ही पता चलेगी ये बात रजिस्ट्रार को, उसी दिन इसको इलीगल घोषित कर देगा। इफ बिजनेस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, यानी अगर पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो जो हमारी पब्लिक पॉलिसी होती है, यानी पब्लिक के हित में कोई भी बिजनेस होना चाहिए, लेकिन अगर उस बिजनेस से हमारी जो नॉर्मल पब्लिक है उसको हानि हो रही है, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो सामाजिक मूल्य है वो डाउन जा रहे हैं, पब्लिक के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, पब्लिक को लूटा जा रहा है, ऐसी कुछ पॉलिसी अपनाकर बिजनेस करा जाए, उस दिन भी इसको इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। और लास्ट है व्हेन पर्पस ऑफ पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल, यानी हमने जब पार्टनरशिप को बनाया ना तो तभी हमारे माइंड के अंदर ये थिंकिंग थी कि हम तो इलीगल बिजनेस करेंगे इस पार्टनरशिप की आड़ में। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि 2 जन इकट्ठे होते हैं और वो स्मगलिंग के काम के लिए इकट्ठे होते हैं, तो इस प्रकार की जो धारणा है वो तो पहले ही माइंड में आ जाती है कि हम आपस में क्यों जुड़ रहे हैं। तो अगर पार्टनरशिप को बनाते समय ही उसका पर्पस इलीगल डिसाइड कर लिया जाए तो जिस दिन ये बात पता चलेगी उस दिन इलीगल पार्टनरशिप घोषित कर दी जाएगी। तो जब नियमों के अनुसार चलोगे तो लीगल पार्टनरशिप, और ये जो केस है 4 यानी नियमों के अगेंस्ट चलोगे तो उसी दिन पार्टनरशिप को इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये था बेटा हमारे आज के लिए। अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। नेक्स्ट वीक में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ये चैप्टर 2 या 3 क्लास और लेगा और उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपने जो नोट्स हैं उनको प्रॉपर आप पूरा करते रहें, क्योंकि ये नोट्स ही हमारे पास हमारी एसेट के रूप में काम आएंगे, फ्यूचर में काम आएंगे। जब आप रिवीजन करोगे तो इन नोट्स से हमारी तैयारी बहुत जल्दी हो जाएगी। दूसरा, जो मैं आपको जीके क्वेश्चंस की सीरीज़ भेज रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बेटा आपके पास हो सकता है +1 में काम ना आए, +2 में काम ना आए, लेकिन ध्यान रखना फ्यूचर में आपके ये लिस्ट ज़रूर काम आएगी, क्योंकि जब आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे ना तो ये जीके के क्वेश्चंस ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और हम तो देखो कॉमर्स के बंदे रह गए। कॉमर्स सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया तो दिलो जान से पूरी ईमानदारी से इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाओ। मन में कोई डाइवर्जन नहीं आना चाहिए कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, ये लें वो लें। अभी भी अगर आपके मन में दुविधा चल रही है
उस दुविधा को दूर कर दो। ये सब्जेक्ट ही आपको वो चीज़ दे देगा जो कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है। हर व्यक्ति का मकसद होता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, शोहरत कमाए। तो ये सब्जेक्ट भी हल्का नहीं है, इससे भी आपको वो शोहरत मिल पाएगी जो हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट आपको ना दे पाए। लेकिन ज़रूरत है एक कंटिन्यूटी की, जुड़ जाओ इससे, लगातार इसमें रहो, लगातार काम करते रहो। 2 से 4-5 साल बाद, देखो 5 साल की पढ़ाई तो कम से कम करनी पड़ती है किसी भी फील्ड के अंदर। +2 करोगे 2 साल और 3 साल आप कॉलेज के लिए देते हो ग्रेजुएशन के, तब जाके आपको असली नॉलेज होती है इन सब्जेक्ट की कि हाँ इन सब्जेक्ट की जो वर्थ है वो क्या है। तो छोड़ना नहीं है और मन में बिल्कुल आलस नहीं लेके आना है, कंटिन्यू चलते रहो। वादा करता हूँ कि आपको यही जो सब्जेक्ट है आपको हर तरह की ऐशो आराम देके जाएगा। जब मैंने ये सब्जेक्ट लिया तो मैंने ले लिया क्योंकि मैंने सोचा कि भाई देखो साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें ट्यूशन करना पड़ता है। शुरू में हमारे माइंड में एक धारणा थी कि साइंस ले लेंगे तो ट्यूशन करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ का अलग। और हमारे पास देखो इतने पैसे थे नहीं कि हम 3-3 सब्जेक्ट के ट्यूशन लगवाए। आर्ट्स में इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि आर्ट्स हम चाहते थे थोड़ा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी उसके अंदर हो। तो हमने सोचा भी चलो कॉमर्स ले लेते हैं, अच्छा सब्जेक्ट है। उस टाइम हमें इतनी नॉलेज नहीं थी इसकी, लेकिन धीरे धीरे हमने इसी सब्जेक्ट को रखा और आपको यकीन दिलाता हूँ कि विदिन 1 और 2 ईयर आप देखना मैं कहाँ मिलता हूँ आपको। यही सब्जेक्ट मुझे वो सब दिलाएगा जो कि दूसरे अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं ना। तो हार नहीं माननी है, ये सब्जेक्ट दिल से पढ़ो, यही आपको लाखों रुपए कमा कर देगा और आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी जिलाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए थैंक यू।